हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिविल्स कनेक्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म में। और हम सेवेंथ क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देख रहे थे और उसी क्रम में हमने 1 से लेकर के 3 अध्याय तक समाप्त कर लिए थे। और आज हम चौथे अध्याय की तरफ अग्रसर होंगे और हमारे चौथे अध्याय का जो शीर्षक है वह है वायु। तो हम वायु और वायु से जुड़ी हुई समस्त जानकारी इस अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की चादर है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसका नाम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर अगर अंग्रेजी में कहें तो होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यानी कि हम सांस लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनके प्रभाव से हमारी रक्षा भी इसी से होती है। यदि यह सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अगर वायु हमारे वायुमंडल में नहीं उपस्थित होगी तो जो सूर्य की गर्मी है वह हमें तप्त कर देगी, एकदम झुलसा देगी और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। रात के समय हम ठंड से भी जम सकते हैं। आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों है। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अगर वायुमंडल में वायु अनुपस्थित हो जाएगी तो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय पर अत्यधिक ठंडक का अनुभव होगा, जो कि वास योग्य हमारे लिए नहीं होगा और काफ़ी दुष्कर होगा जीवन जीने के लिए। तो इसलिए इसकी बहुत ही अधिक भूमिका है। अब यह हम बॉक्स में जो दिया हुआ है इसे जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड या जिसे हम CO2 भी कहते हैं, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यानी कि जो ऊष्मा पृथ्वी से निकलती है, पृथ्वी से विकिरित होकर के यानी रेडिएट होकर के जो एनर्जी पृथ्वी से निकलती है, अब पृथ्वी के पास ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो दिन भर जब सूरज पृथ्वी को गर्म करता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के माध्यम से, रात में पृथ्वी उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से विकिरित करती है यानी रेडिएट करती है और वही एनर्जी को CO2 अपने मॉलिक्यूल के अंदर जमा कर लेती है वाइब्रेशंस के माध्यम में। और इसी से क्या होता है कि चूंकि ये CO2 पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है और यही धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को गर्म करती है और इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसे ही ग्रीन हाउस, और इसलिए CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता जाता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि आइडियल कंडीशन में इतनी CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में है कि वह जो पृथ्वी के द्वारा विकिरित ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेती है और उससे पृथ्वी का वातावरण उसको गर्म कर देती है, ल्यूक वार्म कर देती है, गुनगुना कर देती है, जिससे ये हमारे लिए वास योग्य हो जाता है प्लेनेट। लेकिन यदि कारखाने, कार के धुएं आदि इत्यादि कारकों के चलते जो कि मानव जनित होते हैं, उनसे CO2 का जो संस्तर है उसमें वृद्धि हो जाती है और उस वृद्धि के चलते पृथ्वी का तापमान जितना बढ़ना चाहिए उससे अत्यधिक बढ़ जाता है। यही भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जो कि मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता और पृथ्वी में वास योग्य जो प्राणी हैं उनके लिए भी वह एक खतरे की तरह है। आगे, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर भी जो जमी हुई बर्फ है वह भी पिघलती है। यानी आर्कटिक, अंटार्कटिक रीजन या 66 एंड हाफ के लैटिट्यूड हैं उसके ऊपर का रीजन या उसके नीचे जहाँ भी बर्फ पाई जाती है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वे पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर बर्फ पाई जाती है, वह भी इससे किसी न किसी तरीके से हताहत होते हैं और जो जमी हुई बर्फ है वह पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? बर्फ के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि घूम फिर करके जितना भी जल है वह समुद्र में ही डंप होता है जा करके, जिससे
तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। आपने 2015 में आई एक पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में सुना होगा, जिसपे अभी भी बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। अमेरिका ने उसको साइन करने से मना कर दिया है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, उससे क्या है कि हमारे जलवायु में परिवर्तन इस प्रकार आएगा कि जल स्तर बढ़ेगा और वैश्विक तापन होगा। अब तापन क्यों होगा? क्योंकि ठंडा जल अगर गर्म गर्म जल में मिलता है तो उससे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार वह जो जल है वह उतना ठंडा नहीं रहेगा ताकि वह बर्फ के रूप में रह सके, और वह समुद्र में मिल जाएगा, जैसे जल स्तर बढ़ेगा और वह बाढ़ का एक कारण बनेगा। और भूमंडलीय तापन की वजह से उस जल में गर्मी आएगी और उससे चक्रवात, सुनामी आदि घटनाएं होने का चांस भी रहता है। साथ ही साथ घनत्व बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर एक खास जगह पर स्पेसिफिक टाइम में घनत्व बढ़ने पर भी भूकंप जैसी घटनाएं भी देखी जा सकती हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, यानी कि वो विलुप्ति की कगार पर चले जाएंगे। यह बात यहाँ पर बताई गई है। इसलिए हमारी जलवायु परिवर्तन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हमें ज़रूर काम करने की आवश्यकता है। अब आते हैं दूसरे पे। तो पहली हेडिंग है वायुमंडल का संगठन। इसको समझते हैं, यानी कि गठन कैसा है वायुमंडल का। कंपोजिशन जानने की बात कही जा रही है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। यानी कि यहाँ पहली बात बताई जा रही है कि वायु सिर्फ एक गैस नहीं, कई सारी गैसों का मिश्रण है। यानी उसमें ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, आर्गन भी होगी और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। लेकिन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का कुल हिस्सा 21% है और नाइट्रोजन का 78% हिस्सा है। तो यह सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये आर्गन गलत लिखा है, आर्गन है, और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और अन्य सभी गैसें 0.04% के हिसाब से पाई जाती हैं। अगर एग्जाम में आता है कि इनका सीक्वेंस बनाइए, तो आप सबसे पहले नाइट्रोजन को रखेंगे, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन को रखेंगे, तीसरे स्थान पर आर्गन को, चौथे स्थान पर आप अन्य सभी गैसों को, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एक गैस की बात करेंगे तो चौथे स्थान पर आप कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसके अलावा अन्य जो गैसें हैं उनको आप 5वें स्थान पर रखेंगे। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। यह पर्टिकुलेट मैटर अगर आपने सुना हो करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है कि बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं जो वातावरण में जनित होते हैं किसी न किसी कारण या किसी न किसी कारक के चलते, वह कण भी इस वायु के अंतर्गत इसमें पाए जाते हैं। यह बात यहाँ पर बताई गई है और यही चित्र 4.1 जो कि यह चित्र है इसमें बताया गया है। आगे, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। अब ये होता कैसे है? तो आपने सुना होगा कि आपका जो ब्लड है उसमें आयरन पाया जाता है, आयरन। और आयरन एक कैरियर है, कैरियर मॉलिक्यूल उसे कहते हैं, जो किसी एक एलिमेंट को अपने ऊपर रख करके ले जाता है। आयरन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन गैस के साथ है। अगर साथ में हम नाइट्रोजन गैस या कोई अन्य गैस भी ग्रहण करते हैं तो वह उसे उस मात्रा में नहीं ले जा सकता जितनी हमारे शरीर को जिस मात्रा में जिस गैस की अत्यधिक जरूरत है जीवन जीने के लिए। इसीलिए नाइट्रोजन हम उसको हम इनहेल तो करते हैं, उसका श्वसन तो करते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ भी देते हैं। लेकिन हम ऑक्सीजन को श्वसन करते हैं तो हमारे फेफड़ों में जहाँ पर एल्वियोली के माध्यम से हम इसको ग्रहण करते हैं और निकालते हैं, वहीं पर उन धमनियों में रक्त भी बहता है, यानी कि ब्लड भी बहता है, और यह O2 को कैरी करके अपने अंदर लेके जाता है, जिससे हमारे शरीर में O2 पहुंचती है और हम अपना जीवन जीते हैं इस गैस के माध्यम से। तो यह इसका मतलब हुआ। परंतु पौधों को जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि
पौधों को जीवन जीने की बात हो रही तो पौधे नाइट्रोजन को इनहेल नहीं करते हैं, उसका श्वसन नहीं करते हैं। श्वसन तो वह कुछ मात्रा में O2 का करते हैं और अत्यधिक मात्रा में CO2 का करते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमने तो CO2 ही पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप वहाँ जानेंगे कि O2 का भी कुछ पौधे सीमित मात्रा में श्वसन में उसका इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में वो O2 को ही छोड़ते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। अब नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, यानी कि अगर कोई बीज है उसको आपने मिट्टी में दबा दिया तो वो किस तरीके से एक छोटा सा पुष्प बनेगा और पुष्प के साथ वो पेड़, उसमें तना, पत्तियां, फूल या बीज या कुछ भी बनता है, उसमें उस वृद्धि में उसकी ग्रोथ में नाइट्रोजन की अत्यधिक भूमिका होती है। लेकिन पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। कारण ये है कि ऐसा कोई चक्र नहीं है सीधे नाइट्रोजन लेने का, पौधों में ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए वह एक नाइट्रोजन साइकिल के माध्यम से ही पौधे नाइट्रोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, जिन्हें नाइट्रोजन बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे कि राइजोबियम होता है, वो जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर के इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि एक चक्र के माध्यम से ही पौधों में नाइट्रोजन जाता है। आगे, ऑक्सीजन जो है वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी बड़ी गैस है। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, यानी कि एक तरफ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निष्कासित कर रहे हैं। पौधे उस निष्कासित CO2 को अपने श्वसन में लेते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। यदि हम वृक्ष काट दें तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं या निष्कासित करते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताई बात। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। यह एक आदर्श स्थिति, आइडियल कंडीशन को दर्शाने वाली बात कही गई है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। लेकिन यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, यानी कि आदमी या मैन मेड जो फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आने की वजह से यह जो संतुलन है वो गड़बड़ा चुका है और वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कर देते हैं और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अगर ज़्यादा पोल्यूशन होगा, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी इस वजह से भी लगती है क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से तापन को और अत्यधिक कर देती है। गर्मी ऊपर से थोड़ी और गर्मी बढ़ गई। वहीं सर्दी में भी आपको उतनी सर्दी नहीं महसूस होती जहां अत्यधिक प्रदूषण है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि वहां पर भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की मात्रा अधिक होती है। इस वजह से इसका आयतन बढ़ने से पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन आता है और अत्यधिक समय तक अगर ये रह जाए तो जलवायु को भी प्रभावित कर देता है। आगे एक और बॉक्स में कहा गया है कि क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है, यानी कि वायु में जो मॉलिक्यूल या गैसेज हैं जब वो गर्म होते हैं तो यानी कि उनमें प्रसार होता है, दूर हो जाते हैं वो इस तरीके से, तो फैलती है और हल्की होती है। अब ये गर्म प्रसार हुई है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर उठेगी, हल्की हुई है। अब यह ऊपर उठेगी तो जाहिर सी बात है किसी न किसी स्टेज तक ऊपर उठते उठते ये अचानक से ठंडी हो जाएगी और ठंडी वायु फिर से सघन और भारी हो जाएगी तो फिर से ये कॉम्पैक्ट हो जाएगी, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। फिर ये पुनः नीचे आ जाएगी। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। जो ठंडी वायु है, अब जैसे ये उठी तो यहाँ पर कोई दूसरी ठंडी वायु आ जाएगी, फिर ये उठी तो फिर कोई दूसरी ठंडी वायु आ जाएगी। इस प्रकार वायु का चक्र चलता रहता है। अगेन ये भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नियम का पालन करती है।
ठंडे और गर्म का स्थानांतरण। आगे देखते हैं वायुमंडल की संरचना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में इसको पढ़ा था, पर यहाँ कुछ और अगर बताया गया है तो उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत और पांचवी परत। चाहे तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत और पांचवी परत, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है नीचे से। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य वायुमंडल और पांचवा बहिर्मंडल। कहाँ? तो ये देखिए, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, फिर तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य वायुमंडल और पांचवा बहिर्मंडल। अब इसको समझते हैं। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। औसत इसलिए बोल रहे हैं कि किसी स्थान पर यह अत्यधिक होगी, किसी स्थान पर यह निम्नतम होगी। यानी कि अगर हम इक्वेटर पर देखें तो इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होगी 13 किलोमीटर, और अगर पोल्स पर देखें तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 13 प्लस किलोमीटर, और इसकी पोल्स पर ऊंचाई होगी 8 किलोमीटर। क्योंकि पृथ्वी का आकार जिस प्रकार का उसी हिसाब से इसकी ऊंचाई में अंतर आ रहा है। तो औसतन इसको हम जोड़कर निकालते हैं 13 किलोमीटर। ये बात यहाँ बताई गई है। फिर हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी कि हम इसी मंडल को ज़्यादातर अपने आंखों से देख पाते हैं और इसी में जो वायु है उसी से सांस ले पाते हैं। मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे कि वर्षा होना, कोहरा पड़ना, ओला वर्षा या ओलावृष्टि, इसी परत के अंदर होती है। कौन सी परत? ये परत की बात हो रही है। देखिए, बादल दिख रहे हैं, बारिश होगी, कोहरा होगा, ओलावृष्टि यहीं से होगी। तो यह जो परत है ये कितनी है? तो लगभग इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है वर्टिकली। फिर दूसरा है समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह जो हाइट है ये 50 किलोमीटर की हाइट है, लगभग इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है क्षोभ मंडल के ऊपर। और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ पर बादल नहीं मिलेंगे और जो मौसमी घटना है वह भी नहीं यहाँ पर होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियां हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। यानी कि हवाई जहाज इसी जोन में उड़ता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यानी कि यहाँ पर ओजोन गैस काफ़ी डेंसली लोकेटेड होती है और यही वो परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कैसे? जो भी सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको ये ओजोन जो परत है वो अवशोषित कर लेती है और छान करके सूर्य के द्वारा भेजी गई उन किरणों को भेजती है पृथ्वी पर, जो किरणें जीवन यापन और पृथ्वी की दशाओं के अनुकूल हैं और लाभकारी हैं, हानिकारक नहीं है। यह बात यहाँ बताई गई है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कभी आप प्लेन में बैठे हैं तो पायलट टेक ऑफ करने के बाद बहुत समय तक प्लेन को ऊपर उठाता ही चला जाता है, ऊपर की ओर उड़ाता ही चला जाता है, और फिर आप देखेंगे कि आप बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। तो जब आप बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप लगभग समताप मंडल के निकट आ चुके हैं या उस समताप मंडल की सीमा पर ही आप तैर रहे हैं बादलों में। तो यह बात बताई गई है। अगला है मध्य मंडल, इसको देखते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन सी? तीसरी परत। फिर यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यानी कि समताप मंडल पृथ्वी से 50 किलोमीटर, क्षोभ मंडल के बाद 13 किलोमीटर के बाद समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, और उसके ऊपर मध्य मंडल, और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यानी कि इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। फिर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आ जाने पर जल जाते हैं, क्योंकि यह मध्य मंडल एक आयनिक परत, यहाँ पर बहुत आयंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्केटर्ड। उनमें एक तरीके का घर्षण और चार्ज होता है।
चार्ज यानी कि अब वो चार्ज हैं तो जाहिर सी बात है अगर उनमें घर्षण होगा तो ऊष्मा का जनन होगा और तप्त होंगे वो तो गर्मी पैदा करेंगे, हीट पैदा करेंगे, आग लग सकती है। तो इसीलिए कोई उल्कापिंड जब इस परत में प्रवेश करता है तो वह आग लगने की वजह से वह जल जाता है, आधा नष्ट होता है या पूरा नष्ट हो जाता है। फिर अगली परत है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यानी कि इस परत में आयंस बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका टेम्परेचर हमेशा से बढ़ता ही रहता है। यह लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? तो 80 से 400 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर के ऊपर 400 किलोमीटर तक की रेंज तक ये बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इसका उपयोग होता है। कैसे? चूंकि यहाँ आयन हैं तो हमारे सैटेलाइट एंटीना से जब किरणें रेडियो वेव्स को छोड़ा जाता है तो ये यहाँ से टकरा करके वापस रिसीवर तक पहुंच जाती हैं, जिससे हमें शोर सुनाई देता है या आवाजें आती हैं रेडियो में। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। वही बात जो मैंने बताई, रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी। अगला है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह जो परत है इसे इसे हम बहिर्मंडल या एग्जोस्फियर कहते हैं, एग्जोस्फियर कहते हैं, और इसे आयनोस्फियर कहते हैं या थर्मोस्फियर कहते हैं। और मध्यमंडल को हम कहते हैं मीजोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर आयनोस्फियर या थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। यह परतों के नाम हो गए। अब यहाँ पर अगला देखते हैं मौसम एवं जलवायु के बारे में। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, यानी कि मौसम कोई लंबे समय तक चलने वाली घटना नहीं है। मौसम वायुमंडल के अंतर्गत प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की एक स्थिति है। आर्द्र यानी नमी युक्त और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं हम उसमें। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में जब किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मतलब कि अगर एक मौसम लंबे समय तक उस स्थान पर बना रहता है और वही उस स्थान की जलवायु हो जाता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग 2 अरबवें भाग को ही प्राप्त करती है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा ही प्राप्त करती है। सोचिए तब इतनी हमें गर्मी महसूस होती है। आगे देखते हैं तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं, यानी कि जो ताप है और जो शीतलता है उसी का जो मैग्नीट्यूड या परिमाण है उसी को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे अभी जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो आप देखेंगे कि जिस दिन बारिश होती है उस दिन तापमान कुछ ठंडा रहता है और जिस दिन बारिश नहीं होती और खिली हुई धूप निकलती है उस दिन जो तापमान है वह कुछ गर्म रहता है। क्योंकि बारिश है इसलिए आर्द्रता या नमी भी रहती है। लेकिन वहीं अगर आप ठंड में देखें तो आर्द्रता और नमी एकदम लुप्त हो जाती है और ठंडक अधिक लगती है और गर्मी कम लगती है। और गर्मी के समय आपको आर्द्रता कम लगेगी लेकिन आपको गर्मी अधिक लगेगी और ठंडक कम लगेगी, और बसंत में यह बैलेंस रहता है। तो कहा जा रहा है कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है।
अब आतपन के बारे में बताया गया। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। यानी कि आतपन सूर्य तप, यानी कि सूर्य के तपन से जो ऊर्जा निकलती है जिसे पृथ्वी रोक लेती है वही आतपन। इसको हम अंग्रेजी में इंसुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेशन। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यानी कि अगर ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री लाइन है, इससे ऊपर जाएंगे तो यह इंसुलेशन यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसके पृथ्वी को धारण करने की जो क्षमता है वह घटती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर के ध्रुवों पर जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए तापमान उसी प्रकार भी घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय वह ऊष्मा को मुक्त कर देते हैं। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोकते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वहीं गांवों में अपेक्षाकृत मिट्टी के घर बने होते हैं जो ना तो वह इतनी ऊष्मा को रोकते हैं और ना इतने गर्म होते हैं क्योंकि वह एस्फाल्ट के और क्योंकि वहाँ की सड़कें एस्फाल्ट की नहीं बनी होती और वहाँ के घर कंक्रीट से बने नहीं होते हैं, ना उनमें धातुओं का इस्तेमाल अधिक होता है। लकड़ी और घास फूस और मिट्टी के बने हुए घर होते हैं। इस वजह से अंतर आपको देखने को मिलता है। आगे, तापमापी तापमान को मापता है, वायु दाब मापी वायु दाब को मापता है और वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। एनीमोमीटर इसे कहते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, जिसे आप ऐसे लिखते हैं। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आगे, अब वायु दाब को जानते हैं। यह जान करके आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। मतलब कि वायु जब हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है पर हमें वह पता नहीं चलता है क्योंकि वह जो बल है हमारे शरीर के द्वारा संतुलित कर लिया जाता है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। मान लीजिए कि ये आप खड़े हैं तो प्रत्येक दिशा से वायु का दाब इवनली लगता है, यानी कि विषम रूप से नहीं सम रूप से लगता है और हमारा शरीर इसके विपरीत में एक बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर वायु के भार के द्वारा जितनी वायु एटमॉस्फेयर में है उसका जो भार है उसके द्वारा एक लगाया हुआ दाब है जो वही वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में यदि आप ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब तेजी से गिरना लगता है क्योंकि वायु विरल होने लगती है, सघन नहीं रह जाती। और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है क्योंकि वहां पर सघन वायु पाई जाती है और ऊंचाई पर जाने पर यहाँ पर भी यह दाब घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। कैसे? इसको समझते हैं। क्षैतिज वितरण का मतलब यह है कि इधर यानी कि जमीन के समानांतर बहना, तो इधर फिर इधर 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 इधर। अब वर्टिकल क्या होगा? इधर 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 इधर। तो यहाँ क्षैतिज की बात हो रही है। तो यदि यहाँ का तापमान, यहाँ एक वायु का एयर मास है, यहाँ का तापमान कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ 0 और यहाँ -10। तो यहाँ पर जो वायु का दाब है वह इस तरीके से प्रभावित होगा। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार वायु गर्म से ठंडे क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने की कोशिश करेगी इस तरीके से और यह एक प्रेशर ग्रेडियंट बना देगा वायु का। तो यहाँ यही बात कही गई है।
अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और यह एक निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, यानी कि यह जो वायु गर्म है यह ऊपर उठेगी और यहाँ पर एक निम्न दाब बनेगा। यहाँ जगह खाली हो जाएगी तो दाब कम हो जाएगा क्योंकि वायु अनुपस्थित है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि ये वायु जब ऊपर जाएगी तो ये सघन हो जाएगी और ये बादल और बारिश की तरह आकृति बना लेगी, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मौसम खराब है। फिर कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। फिर भारी वायु निमज्जित होकर, मतलब कि यह ऊपर नहीं उठेगी, ये यहीं पर बनी रहेगी, ये यहीं पर बनी रहेगी और उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। यहाँ का दाब क्षेत्र चूंकि वायु सघन है तो ये यहीं रुकी रहेगी, तो उच्च वायु दाब, क्योंकि वायु की मात्रा अधिक है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, यानी कि इसका आकाश चूंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्योंकि ये वायु ऊपर गई नहीं तो इसने निम्न दाब बनाया नहीं, ये नीचे ही रह गई क्योंकि ये ठंडी थी, तो ऊपर आपको स्वच्छ आकाश मिलेगा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी कि वायु किस प्रकार गमन करेगी, जहां उच्च वायु दाब होगा वहां से निम्न वायु दाब की ओर गमन करेगी। यानी कि अगर यहाँ हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु दाब गमन करती है। मैंने ऊपर टेम्परेचर का बताया था, लेकिन यहाँ मैं वायु दाब के बारे में बता रहा हूँ, तो उससे आप भटकिएगा मत कि मैंने गलत बताया। वो टेम्परेचर की बात थी, यह बात हो रही है वायु दाब की बात। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री को रक्तस्राव हो सकता है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन पछुआ पवन कहते हैं। इसको आप अभी इस चैप्टर में तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आगे जब आप फर्दर क्लासेस में देखेंगे एनसीईआरटी की जो बुक्स होंगी उनमें आपको और स्पष्ट तरीके से इसको बताया जाएगा। आगे देखते हैं पवन को समझने की कोशिश करते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते हुए देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब वो 3 पवनें कौन सी हैं? पहला है स्थानीय पवनें, यानी कि लोकल विंड्स, जैसे कि अपने यहाँ उत्तर भारत में लू चलती है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, स्थायी पवनें, सॉरी लोकल नहीं, स्टैटिक विंड, मैंने गलत बता दिया, स्थानीय पवनों बता दिया पहले आपको। यह परमानेंट विंड है, यह वर्ष भर चलती हैं। जैसे व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी स्थायी पवनें ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है मौसमी पवनें। यह एक तय मौसम में ही चलती हैं। यह पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, जो कि भारत में मानसून को लेकर के आती हैं। अगला है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तर क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं, जो कि उत्तर भारत में आप देखने को पाते हैं इसको। आगे एक ये डायग्राम दिया गया है जिसमें कुछ प्रमुख वायु दाब पेटियां कही गई हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं, बाकी डिटेल में इसको हम फर्दर क्लासेस में अच्छे से देखेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है। यह 90 डिग्री का उत्तर ध्रुव है और ये 90 डिग्री का दक्षिणी ध्रुव है। चूंकि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो पेटी है, यह जो है यह निम्न दाब क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर पवनें
उच्च दाब से आती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये पवनें ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, चाहे आप यहां देखें चाहे यहां देखें, यानी कि यह 0 डिग्री की ओर आ रही हैं। फिर वहीं ऊपर आप देखेंगे कि यहां पर निम्न दाब है, तो ये उच्च दाब से यहां जा रही हैं, और यहाँ उच्च दाब है और यहाँ निम्न दाब है, तो यहाँ आ रही हैं। तो ये एक वायु दाब की पेटियों को दर्शाया गया है जो वर्ष भर अनवरत चलता रहता है। आगे देखते हैं, इसे मैं और अच्छे से समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा कि अभी नहीं बताया। अभी इसको हम आगे चल के और समझेंगे जब क्लास 11th की एनसीईआरटी समझेंगे। आगे चक्रवात एक प्राकृतिक आवेश, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही और तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ फेंका, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों और अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइन पूरी तरीके से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण उड़ीसा की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो चक्रवात इतना विनाश करता है। अब ये चक्रवात होता कैसे है, इसका जनन क्या है, किन क्षेत्रों में इसका जनन होता है, किन कारणों से होता है, क्या मैकेनिज्म है, इसको हम आगे क्लास 11th में समझेंगे। आगे 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुडा के बीच जो क्षेत्र है उनको प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों और फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारी प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान और बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच जो मैंग्रोव के जंगल थे वह भी लुप्त हो गए। अब आते हैं अगला टॉपिक, आर्द्रता को इसको समझते हैं। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, जिसे आसान भाषा में नमी कहा जाता है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, यानी कि गर्म होकर के जल द्रव से गैसियस स्टेट में उपस्थित हो जाए तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय में जलवाष्प की जो मात्रा है उसको आर्द्रता कहते हैं, यानी कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग में एयर है उसमें कितनी नमी है उसे ही आर्द्रता कहा जाता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे इस समय अभी अगस्त के मौसम में आपको नमी का अत्यधिक सामना करना पड़ रहा होगा, आपको खूब नमी महसूस हो रही होगी। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वायु के जो मॉलिक्यूल जो उसमें धूल कण है वो वायु को खुल जाते हैं और जलवाष्प को धारण करने के लिए वह अच्छे हो जाते हैं, मतलब कि उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जैसे ये गर्म होगी और जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ेगी और जलवाष्प धारण करेगी और इसी के साथ साथ ये और अधिक आर्द्र हो जाएगी। आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि ऑलरेडी वातावरण में आर्द्रता है और कपड़े तभी सूखते हैं जब वायुमंडल में आर्द्रता ना हो और वायुमंडल की आर्द्रता को ज़रूरत हो तो वह आपके कपड़ों से जलवाष्प को इकट्ठा करेगा और वायुमंडल में छोड़ देगा, आपके कपड़े सूख जाएंगे और आर्द्रता वायुमंडल में समाहित हो जाएगी। एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगस्त में जो पड़ने वाली गर्मी है उसमें पसीना अत्यधिक निकलता है और हम असहज महसूस करते हैं। जब
जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू होता है, यानी कि यहाँ जो वायु जिसने जलवाष्प धारण किया और ये धीरे धीरे ठंडी होने के लिए ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद, चूंकि ये गर्म वायु थी इसलिए ऊपर उठेगी, ठंडी होने के बाद यह जलवाष्प संघनित होगी, यानी कि कंडेंसेशन होगा उसका, और ठंडा हो जाएगी ये, और जल की बूंदें बन जाएंगी, यानी कि छोटे छोटे जल के अणु मिलकर के एक बूंद बना देते हैं इस तरीके से, और ऐसी बहुत सारी बूंदें बन करके एक बड़ा सा बादल बना देते हैं। बादल जो है इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, यानी कि इनका घनत्व तो वायु के घनत्व से अधिक हो जाता है, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, या ग्रेविटी में ये अपने आप को होल्ड नहीं कर सकती, तब ये नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जो जेट हवाई जहाज हैं अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। उनके इंजनों से जो निकली नमी है वह संघनित हो जाती है, यानी कि वह इतनी ज्यादा गर्म हवा छोड़ते हैं, वह गर्म हवा आसपास के वातावरण को खींचते हुए उसमें से जो नमी है उसको खींच लेती है और उसका संघनन कर लेती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर है, इस वजह से वो आपको एक सफेद पथ चिन्ह दिखता है। और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। चूंकि वायु वहीं रुकी रहेगी, वह ऊपर और नहीं जा सकती, ऑलरेडी काफी ऊपर है, इसलिए कुछ समय तक वह दिखाई देगी, पर धीरे धीरे वह छिन्न भिन्न हो जाएगी या अलग हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी। आगे, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो जल हम पीते हैं, जो हम अपने जमीन से निकालते हैं बोरवेल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, वह ज्यादातर वर्षा जल ही होता है। पौधे जो हैं जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनवरत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में जो पेड़ हैं उनको काटने का बिल्कुल भी मनाही रहती है कि वहाँ के पेड़ मत काटिए। और लंबरिंग इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ और सिर्फ लकड़ी पर ही डिपेंडेंट है, उनका क्षेत्र अलग होता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक होती संवहनीय वर्षा, दूसरी होती पर्वतीय वर्षा और तीसरी होती चक्रवाती वर्षा। इसको समझते हैं। पहले इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बहुत हल्के हल्के से इसको समझा दूंगा। पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है, और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। संवहनीय वर्षा ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां आसपास जल का स्रोत होता है। वहां गर्मी हुई, हवा ऊपर उठी, शायद साथ में जलवाष्प को लेते हुए ऊपर गई, एक समय सीमा तक ऊपर उठी, फिर जब उसे लगा कि गुरुत्वाकर्षण बल और घनत्व के चलते अब वह बूंदें आसमान में रुक नहीं सकती, तो वह वापस बारिश कर देती हैं। यह संवहनीय वर्षा है। पर्वतीय वर्षा किस प्रकार होगी? यहाँ की गर्म हवा, चूंकि यह ऊपरी क्षेत्र है, ये यहाँ की ठंडी, यहाँ की गर्म हवा धीरे धीरे इसके सारे ऊपर उठती है और यहाँ बारिश कर देती है। इसी माध्यम से यहाँ से भी क्रिया वही होगी, बस जगह बदल जाए। चक्रवाती वर्षा क्या होती है कि यह एक बड़े जल स्रोत का सहारा लेती है, खासकर गर्म होना चाहिए वो, या वहाँ 2 एयर मास हों। अगर ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है तो यह क्या करेगा, इसमें चक्रवात में क्या होता है कि यह जल के एक स्रोत में स्वयं को लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक ले जाती है और उसके बाद यहाँ पर बारिश होती है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे चल के क्लासेस में। वर्षण के रूप में हिम सहिम वृष्टि तथा ओला है, यानी कि वर्षण के रूप में हिम भी वृष्टि होती है और ओला वृष्टि भी होती है। जिस हिसाब से हमने अपना चौथा चैप्टर पूरा कर लिया है। अब आ जाइए 5वें अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक है जल। हम इसमें जल से जुड़ी हुई जानकारी जुटाएंगे। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं, सवाल पूछा जा रहा है। आप नदी, जलप्रपात या झरना जिसे कहते हैं, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा में भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है और वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण
जल वाष्पित हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से यह वर्षा, हिम या सहिम वृष्टि के रूप में धरती तथा समुद्र पर नीचे गिरता है, यानी कि ओलावृष्टि बोला है सहिम वृष्टि को। तो यह वर्षा, हिम या ओलावृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, यानी कि एक चक्र में है ये, जिसमें यह महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच यह जल का प्रक्रम चलता रहता है। उसी को हम जल चक्र कहते हैं। जैसे कि ये जल है, इसका वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन हुआ, फिर वर्षण हुआ और वर्षण होने के बाद यह पुनः जल के स्रोत के रूप में आ गया। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला क्या है? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, यानी कि छोटे ऐसे घर जहां पौधे रखने का अहाता हो उसे हम थलशाला कहते हैं। जैसे कि आप क्या करें कि आप छोटा सा एक बॉक्स बनाएं और वहां पर पौधे के जनन की पूरी कंडीशन क्रिएट कर दें, तो उसे थलशाला कहेंगे। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई करने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी कि यहाँ ये बात कही जा रही है कि प्रत्येक जल जो इस पृथ्वी पर मौजूद है वह जल चक्र के माध्यम से अपनी जगह बदलते बदलते अलग अलग जगहों पर जा चुका है। आलवण जल यानी कि जो सलाइन ना हो, जिसमें सैलिनिटी ना हो, लवणता ना हो, यानी कि नमकीन ना हो, मीठे जल की बात हो रही है। अलवण जल के मुख्य स्रोत जो है नदी, ताल यानी तालाब, सोते यानी कि एक ऐसा जमीन से निकला हुआ फूटा हुआ स्रोत जहां से जल निकलता है, एवं हिमनद यानी कि ग्लेशियर। सोते आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी गांवों में या बहुत चर्चित जगहों पे ऐसा हो जाता है कि वहां से एक जल निकलता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कुंड होते हैं, जैसे हरिद्वार में कुछ कुंड हैं या अलग अलग स्थानों में कुंड हैं जिनकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ये उन्हीं की बात की जा रही है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय है, वहां पर सैलिनिटी या लवणता या नमकीन बहुत है वहां का जल। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर विश्व की प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियां बताई गई। इसे अभी देखेंगे, इससे पहले इसे ही देख लेते हैं पहले। तो देखिए इसे कैसे समझते, ऐसे समझते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं या बड़ा ही कर देता हूँ, एक एक करके कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं। पहले हम दक्षिण अमेरिका को लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में देखेंगे आप, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यह समुद्र है और इसमें अमेजन नदी इस कॉन्टिनेंट के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कि विश्व में सबसे बड़ी नदियों में से एक है और सबसे बड़ी नदी है। फिर यहाँ पर झीलें हैं, जैसे कि यहाँ पर लेक पोपो, पोपो लेक है। लेक पोपो बहुत ही ज़्यादा फेमस लेक है वहाँ की। आगे यहाँ ओरिनोको रिवर है। इसके अलावा और भी अन्य रिवर हैं, यहाँ पर मैगडलेना रिवर है। इस तरीके की नदियां हैं। अब यहाँ आ जाइए, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर यह यहाँ के प्रमुख समुद्र हैं। साथ ही साथ यहाँ ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, विनीपेग लेक, सुपीरियर लेक, ह्यूरन झील, सॉल्ट लेक सिटी, मिसिसिपी नदी, यह यहाँ पर नदियाँ और झीलें पाई जाती हैं। उसी प्रकार से अब ये दक्षिण महासागर है, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है इसलिए यहाँ झीलें और महासागर हैं तो, पर उतनी मात्रा में नहीं जितनी चर्चित बाकी ज़्यादा कॉन्टिनेंट, बाकी जैसे कॉन्टिनेंट में है। फिर अफ्रीका में देखिए, यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यह हिंद महासागर, तो ये दो समुद्र हैं। फिर नाइजर नदी, कॉन्गो नदी, विक्टोरिया झील, ऑरेंज नदी, नील नदी, फिर लाल सागर, यह। फिर वहीं अगर यूरोप में आप आ जाएंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, फिर ये छोटी सी झील भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, और ये कैस्पियन सी भी एक झील है, दनूब नदी। इसी तरीके से यहाँ एशिया में आ जाइए, होहांगी,
ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, फिर यहाँ देखिए प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, कोरल सागर, ऑस्ट्रेलिया में देखिए डार्लिंग नदी। तो यहाँ पर प्रमुख समुद्र, झीलों एवं नदियों के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, अब लवणता क्या है? अगर 1000 ग्राम जल या 1 लीटर जल में मौजूद जो नमक की मात्रा है वही महासागर की औसत लवणता है, वही महासागर की लवणता होती है या जल की लवणता होती है। महासागर की जो औसत लवणता है वह 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, यानी कि 1000 ग्राम में 35 भाग लवणता अगर यदि है तो वह महासागरीय जल की लवणता कही जाएगी। पर यह औसत है। कुछ ऐसे भी महासागर या झीलें हैं पृथ्वी पर जहाँ की लवणता 350 भी है, 250 भी है, 200 भी है, यानी कि जहाँ 1000 ग्राम में 200 ग्राम नमक मिला हुआ है। यह बात यहाँ पर बताई गई है। प्रति 1000 ग्राम पीपीजी यानी पार्ट्स पर ग्राम, पार्ट्स पर 1000 ग्राम ऐसा कह सकते हैं आप। अब आते हैं जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना? 3/4। उसमें से अधिकतम हिस्सा 97.3% हिस्सा किसका है? महासागरों का है। यदि धरती पर जल की अपेक्षा यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर 97.3% जल का हिस्सा धारण करते हैं। फिर बर्फ छत्रक या ग्लेशियर जिसको कहते हैं वह 2% हिस्सा धारण करते हैं। भूमिगत जल 0.68% हिस्सा ही जल का धारण करते हैं। झीलों का अलवण जल यानी कि ऐसा जल जिसमें सैलिनिटी ना हो, मीठे पानी की झील जो है वो 0.009% हिस्सा धारण करती हैं। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा, ये देखिए कैस्पियन सागर, यह उनमें से एक है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जैसे कि अरल सी, इनका कितना प्रतिशत है? तो इनका भी 0.009% हिस्सा है। वायुमंडल में कितना जल है? 0.0019% जल है। और नदियों में 0.0001% है। और यही मिलकर के 100% जल का हिस्सा बन जाता है। तो पेपर में कई बार आपको यह मिलान करने के लिए आ जाता है, तो आपको यह याद रखना है कि कौन सा किसकी मात्रा सर्वाधिक है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि महासागर में 1000 ग्राम में 35 ग्राम अगर लवण है तो वह महासागरीय लवणता कही जाएगी। लेकिन इजराइल में एक डेड सी यानी मृत सागर है, उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यानी कि 1 लीटर जल में 350 ग्राम के लगभग लवण पाया जाता है, यानी इतना लवण घुला हुआ है उसमें। इसीलिए तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, यानी कि तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, इसलिए आप इसमें तैर सकते हैं। लेकिन आपकी त्वचा का जो हाल होगा वो तो सोचनीय विषय है। आगे देखिए, एक क्रियाकलाप के बारे में यहाँ बताया गया है, उसे देख लेते हैं। 2 लीटर जल लीजिए, मान लें पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, और यानी 12 चम्मच जल ही है जो अलवणीय जल है, बाकी शेष जल लवणीय जल है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जो बचा हुआ हिस्सा 12 चम्मच के अलावा, यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय जल है। कटोरे में निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। 9 चम्मच उन 12 चम्मचों में 9 चम्मच बर्फ छत्रक के पास है, 2 चम्मच भौम जल है यानी कि वाटर जमीन के अंदर है, और आधा चम्मच जल अलवणीय झीलें हैं, और 1 बूंद नदियों के पास है। यह इसी बात को बहुत ही कम शब्दों में और बहुत आसान से समझाने के लिए इस बात को यहाँ पर बताया गया। चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं याददाश्त के लिए। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं?
यहाँ एक कटिंग दी गई है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जल का दुरुपयोग किया जा रहा है या जल के साथ वातावरण में क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे गंगा 10 उन मरणासन नदियों में से एक है। फिर पानी आप जो पीते हैं उसके बारे में आर्टिकल है, हर बूंद की एक कीमत है। फिर अर्बन इंडिया और दिल्ली में वाटर सिनारियो की क्या कंडीशन है। फिर जल एक समस्या है। फिर जल की कमी, मैनी मेजर रिवर इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, यानी कि बहुत सारी नदियां सूखने वाली हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो यह आप चाहें तो इस तरीके की जानकारी जुटा सकते हैं और जाहिर सी बात है आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि जल को लेकर के जागरूकता को बढ़ाया जा सके, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जा सके। आगे महासागरीय परिसंचरण संचरण, यानी कि ऐसा कुछ जो महासागर में चलता है तो क्या ही चलेगा, जल ही चलेगा, यानी कि जल का घूमना, एक तरीके का चक्र। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन यानी कि जो बीच है, बीच पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी और वायु में लवणीय गंध यानी कि नमकीन गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल यानी कि जो तालाब एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यही इसका संचरण यानी संचरण, घूमना, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। इसको देखते हैं, तरंगे क्या है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, यानी कि समुद्र की सतह पर इस तरीके से पवन बहेगी तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, और जितनी ही तेज पवन बहेगी तरंग भी उतनी ही बड़ी होगी। इस तरीके से समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। आपने देखा होगा तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण भी महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो शिप समुद्र के किनारे तट पर खड़े होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अब तक का जो सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। यह तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। यानी कि 2004 में जो सुनामी आई थी उससे भारत के जो तटीय क्षेत्र थे वहां पर बहुत अधिक विनाश हुआ था। और सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो भारत का सबसे निम्नतम छोर है इंदिरा पॉइंट, वह डूब चुका है, वह डूब गया था। सुनामी पृथ्वी का एक तांडव, यहाँ एक छोटा सा आर्टिकल दिया है किसी घटना को लेकर के, उसे देखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों और या पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था, यानी कि उसका फोकस यहाँ पर था, कहीं कहाँ, यहाँ पर था। और इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। सोचिए आप कितना तीव्र भूकंप होगा। जब 6 तीव्रता का भूकंप आता है तब वह घर मकान को गिरा देता है, ये तो 9 तीव्रता का भूकंप है। भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के नीचे धंस चुकी थी, यानी कि अगर ये इंडिया प्लेट है तो यहाँ एक बर्मा प्लेट है, उसके नीचे ये धंस चुकी थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई और इस कारण ये भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया क्योंकि यह प्लेट धंस गई। और इस विस्थापन के कारण जो निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा, इधर की ओर बहने लग गया धंसने की वजह से। क्योंकि ढाल से जल बहता है तो यहाँ की ओर बहने लग गया और फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा, यहाँ से जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा यहाँ। और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया
और जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से भी की जा सकती है। वह लगभग इसी रफ्तार से उड़ते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट जो भारतीय सीमा का पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वह पूरी तरीके से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर तक कम हो गई और समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं कि किस तरीके से तरंग ऊपर उठ रही है। ये देखिए किस तरीके से विनाश हुआ है। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यह भूकंपी क्रिया यहाँ पर बहुत कम होती है। प्रशांत महासागर में बहुत अधिक होती है, क्योंकि वहाँ प्लेटों की मात्रा अधिक है और वहाँ घर्षण भी बहुत अधिक होता है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल तेजी से कमी आती है, यानी कि जल जाने लगता है वहां से, और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं इस तरीके से। और जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे और इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। यही कारण था मृत्यु का। अब ज्वार भाटा को समझते हैं। यह एक गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के कारण होने वाली एक घटना है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार एवं भाटा कहलाता है। टाइड एवं एब, अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो टाइड एब कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, यानी कि जल का उठ करके डुबो देना। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। कैसे होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जैसे यहाँ का भी गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ का भी गुरुत्वाकर्षण बल। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, यानी कि पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल से जल अभिकर्षित होता है, यानी कि खिंचाव होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, ऐसे इस तरीके से, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। फिर उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में भी सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, क्योंकि पानी दूर से तटों पर आकर के जमा होता है और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं और इसी के फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें और बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ को डाल करके पानी को गर्म करें, यानी इमर्सन रॉड को गर्म करिए आप। इमर्सन रॉड जो होती है ना पानी गर्म करने के लिए। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें। यानी कि ये बता रहे हैं, अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं कि महासागरीय धाराएं किस प्रकार से होती हैं। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो एक ही बाल्टी में अलग अलग स्थान पर ठंडे और गर्म जल को
एक जगह गर्म जल करें और एक जगह ठंडा जल करें, तब आप अंतर देख पाएंगे कि धारा किस प्रकार से गति करती है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। यानी कि इनकी एक निश्चित दशा होती है और एक निश्चित महासागरीय सतह होती है, वहां से यह नियमित रूप से बहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, खासकर ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है नॉर्थ का और 23.5 डिग्री साउथ का क्षेत्र, इसी के बीच में गर्म महासागरीय धाराएं मिलेंगी आपको। एवं यह ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि इस तरीके से ऊपर की ओर जाएंगी, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ध्रुव जहां जहां होंगे। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। अगेन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसी की वजह से। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं महासागरीय जल धाराएं यह गर्म होती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि वह एक ऐसी अनुकूल दशा प्रदान करता है जहां पर जो जल के अंदर जीवन यापन है वह बहुत सर्वोत्तम हो सकता है। इस वजह से जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं। अब जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा होती है। अब ये एक डायग्राम दिया है जलधारा का। यह देखिए, यह एक लाइन है जिसे मैं जरा अच्छे से खींच देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, यह एक लाइन है, गलत खींच गई। ठीक है, यह एक लाइन हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ जनरली गर्म महासागरीय जलधाराएं पाई जाएंगी और यह जो जलधाराएं हैं यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्तर में ध्रुवों की ओर और दक्षिण में ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी। जैसे आप ये देखिए, यह उत्तरी विषुवतीय धारा ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। आगे चल के ये गल्फ स्ट्रीम हो जाए क्योंकि ये गल्फ रीजन है। फिर यह कनाडा से ठंडी जलधारा लैब्राडोर जलधारा जो नीचे आ रही है। फिर ये उत्तरी अटलांटिक अपवा है, यही आगे चल के दो हिस्सों में टूट जाती है। यह एक उत्तरी अटलांटिक अपवा बन जाता है और नीचे आकर के ठंडी होकर के कैनेरी की जलधारा बन जाती है। तो यह एक चक्र बराबर चलता रहता है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में ये जलधाराएं उपस्थित हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। अब जैसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे एक ये देखिए आप, ये लैब्राडोर की धारा है एक, ये कैनेरी की एक धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, साथ ही साथ अगुलहास की धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, क्यूरेसियो धारा है, ओयासियो धारा है, हम्बोल्ट धारा या पेरुवियन करंट, फॉकलैंड धारा, ब्राजीलियन धारा, साथ ही साथ कैलिफोर्निया की धारा, अलास्का की धारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जिनको आपको याद रखना है। एक ये इक्वाडोर की धारा, बेंगुएला की धारा, ये धारा है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं। अभी कुछ समय बाद जब हम थोड़ा और क्लास में अपग्रेड करेंगे तब इसका पूरा एक टॉपिक ही आएगा करंट का, जो ओशनिक करंट है उसका पूरा टॉपिक आएगा, उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ आपको बस एक इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस बात को रखा गया है, ना यहाँ एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है, ताकि जिस बेस पे मैं आपको बताऊं, अगर अभी बताऊंगा तो ये आपके दिमाग में बहुत टूटा टूटा जाएगा, इस वजह से मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो इसी के साथ हमने आज 2 अध्याय समाप्त कर लिए हैं, चौथा और 5वां। शेष जो बचा हुआ हमारे अध्याय हैं उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। यदि
आपको हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ों में कोई दिक्कत है या आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, या आप पढ़ाने में कोई, अगर आप पढ़ाने को लेकर के कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वह परिवर्तन भी संभव किया जा सकेगा, अगर संभव होगा तो उसे भी बताइए। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हमसे जुड़िए, हमें लाइक करिए, लोगों तक बताइए, शेयर करिए, लोगों को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारा उद्धार करिए, स्वयं का उद्धार करिए। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।